कैसे हो आप लोग? एक बार जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज का जो ये सेशन है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कक्षा 9वीं में हैं और त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि बच्चों का जो है त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाला है, एंड हिंदी का जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए हम लेकर आ गए हैं वायरल पेपर। यानी आपका जो पेपर है ये यहीं से लड़ेगा करेगा मतलब यहीं से फंसेगा। आपके एग्जाम में जो हम करवाएंगे वही पूछा जाएगा। तो बस आपको लास्ट तक बने रहना है सेशन में, एंड यहाँ पे ध्यान देना है, लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करो, एंड अपने दोस्तों तक भी फटाफट से इस वीडियो को पहुंचा दो, क्योंकि ये आपका वायरल पेपर है। मतलब कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर यहीं से लड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में एक बार रेड हार्ट भेजो जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, हम लोग क्लास को फास्ट लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी लोग रेडी हो? एक बार रेड हार्ट भेजो, थम्स अप भेजो जल्दी से चैट सेक्शन में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो तो फिर यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं आप सभी को पता होगा, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल से आपको क्लियर है, हम लोग वायरल पेपर करने वाले हैं। यानी आपके बिहार बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट निबंध भी बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। आपको अगर पता है तो जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन में फटाफट आंसर देने की कोशिश करो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? और यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जिन्हें पता है जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893, 1993, 1844 या फिर 1944? जल्दी जल्दी से जितने लोग प्रेजेंट हो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करो, एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करो फटाफट से, क्योंकि आपका जो ये सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा और कहीं से नहीं। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 1893 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग सेशन को फास्ट लेके चलेंगे, आपका टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? आपका जो है ना बुक का फर्स्ट चैप्टर है कहानी का प्लॉट। तो कहानी का जो प्लॉट है इसके जो लेखक है वो कौन है? शिव पूजन सहाय, हजारी प्रसाद, विष्णु शर्मा या फिर मोहन सहाय? तो यहाँ पे कहानी का प्लॉट जो आपका चैप्टर है इसके लेखक है शिव पूजन सहाय। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया। कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक है शिव पूजन सहाय। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंत में जो भगजोगनी है वो किसकी पत्नी बनकर जीती रही? एक गरीब किसान, अपने सौतेले पुत्र, एक बूढ़े धनवान या फिर एक मालदार नेता? तो अंत में भगजोगनी जो है किसकी पत्नी बनकर जीती रही? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने सौतेले पुत्र। चलो फटाफट से आप सब लोग भी आंसर दो चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी से। ग्राम गीत का मम्र पाठ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका जो चैप्टर है ग्राम गीत, इस पाठ के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ये आपका वायरल पेपर है इसलिए हम लोग फास्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये सब ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? जल्दी से चैट सेक्शन में मेरे से पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। 18 जनवरी 1908, 17 जनवरी 1907, 18 जनवरी 1970, 18 जनवरी 1917? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1908। ठीक है, 18 जनवरी 1908 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट है आपका लाल पान, है ना। नेक्स्ट कौन सा है? लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। फटाफट सारे बच्चे इसका आंसर देने की कोशिश करो। 4 ऑप्शन है, हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं, आप आंसर दो, ए बी सी या डी। लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, राम कुमार, राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण? तो लाल पाठ की बेगम पाठ के रचयिता है आपके फणीश्वर नारायण। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता है फणीश्वर नाथ रेणु। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है, तो फटाफट आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करो। लाल पान की बेगम
बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? ग्रामीण शहरी या फिर महानगर? तो लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? तो ग्रामीण। तो बच्चा पार्टी आप बोर्ड एग्जाम भी दोगे है ना, तो इसके लिए भी आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम जो आपका होगा इसमें ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स के लिए आपके हेल्पफुल है ये आपकी क्लास। चलिए यहाँ पे देखिए, लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी आंसर दो इसका। लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? बिरजू की माँ, बिरजू की बाप, बिरजू का बाप, मांग टीके या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर जल्दी से लिखो चैट सेक्शन में, A, B, C या फिर D। हम लोग क्लास को फास्ट इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है ना, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम क्लास को फास्ट लेके चलेंगे, फटाफट हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, तो लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बिरजू की माँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, रैदास जी का जन्म कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। रैदास जी का जन्म कब हुआ? 1383, 1386, 1387 या फिर 1388? तो रैदास जी का जन्म जो है कब हुआ? तो 1388 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैदास जी का जन्म कब हुआ था? 1388 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका है, रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं। रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजाबाद, पटना, बक्सर या फिर बनारस? रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोग यहाँ पे बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे प्लस व्याकरण के क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी सारे इंपॉर्टेंट है जैसा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बनारस। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है आपका, मंझन के गुरु का क्या नाम था? रविदास, शेख मुहम्मद, विष्णु शर्मा, प्रभाकर जी? चलिए इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से चैट सेक्शन में इसका आंसर दे दो जल्दी जल्दी से। मंझन के गुरु का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेख मुहम्मद, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मंझन ने प्रेम की कसौटी किसे बताया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं। मंझन ने प्रेम की कसौटी किसे बताया है? आत्मा, आत्मत्याग, शक्ति या फिर इच्छा? मंझन ने प्रेम की कसौटी किसे बताया है? तो आपका राइट आंसर इज आत्मत्याग। मंझन ने प्रेम की कसौटी किसे बताया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आत्मत्याग। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बचपन में गुरु गोविंद सिंह ने बिहारी के अलावे और कौन सी भाषा सीख ली थी? चलो इसका आंसर बताइए आप लोग, बहुत इजी है और हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोग देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देखोगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना हमेशा पूछे जाते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वायरल है हम वही क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो बचपन में गुरु गोविंद सिंह ने बिहारी के अलावे और कौन सी भाषा सीख ली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट है आपका, गुरु गोविंद सिंह किनके शिष्य थे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। गुरु गोविंद जो थे किनके शिष्य थे? तेग बहादुर, रामानुज, वाल्मीकि या फिर तुलसीदास? तो गुरु गोविंद जो थे किनके शिष्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेग बहादुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, प्रकृति जो है स्वर्ग की बराबरी कैसे करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है। प्रकृति जो है स्वर्ग की बराबरी कैसे करती है? रंग से, सौंदर्य से, रूप से या फिर भव्यता से? तो प्रकृति स्वर्ग की बराबरी कैसे करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका, सुनहली चादरें कहाँ बिछी है? 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है, फटाफट इसका आंसर भी आप लोग दे दो। सुनहली चादरें कहाँ बिछी है? आकाश, तालाब, नदियों या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकाश में भी, तालाब में भी, नदियों में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 17 नवंबर 1907, 27 नवंबर 1907, 13 दिसंबर 1905 या फिर 14 अगस्त 1997? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ठीक है, आपका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कहने का मतलब है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखना, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यार से बच्चन नाम किसने दिया था, यानी हरिवंश राय बच्चन को प्यार से बच्चन नाम किसने दिया था? उनके माता पिता ने, उनके भाई ने, उनके दोस्त ने, या फिर उनके बेटा ने? तो हरिवंश राय बच्चन को प्यार से बच्चन नाम दिया था उनके माता पिता ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्रवाल जी पेशे से क्या थे? चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्रवाल जी जो थे पेशे से क्या थे? किसान, वकील, दुकानदार, चपरासी। आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, है ना, तो बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। अग्रवाल जी पेशे से क्या थे? तो क्या थे? वकील थे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 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 देखो आप लोग, अग्रवाल जी जीवन भर बांदा शहर में क्या करते रहे? ठीक है, अग्रवाल जी जो थे पेशे से वकील थे, है ना, और वो जो है जीवन भर बांदा शहर में क्या करते थे, क्या करते रह गए? तो वकालत करते रह गए क्योंकि वो वकील थे। चलो नेक्स्ट है आपका च का उच्चारण स्थान। देखिए बच्चा पार्टी, आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण से, उच्चारण स्थान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क वर्ग होते हैं, क वर्ग में क ख घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, और प वर्ग में प फ ब भ म। तो च वर्ग जो होता है, ठीक है, च वर्ग जो होता है यानी जिसमें च छ ज झ आता है ना, ये 5 जो वर्ण है च छ ज झ न, इसका जो उच्चारण स्थान है ये आपका तालु होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी क वर्ग के जो 5 वर्ण है उसके उच्चारण स्थान कंठ होते हैं, और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है उसका तालु होता है। इसलिए यहाँ पे च जो है च वर्ग में आता है, इसलिए यहाँ पे तालु हो गया। नेक्स्ट है आपका ड। ये जो ड है ये किस में आता है? तो ये जो ड है ये आपका ट वर्ग में आता है ना, ये जो ड है ये आपका किस में आता है? ट वर्ग में आता है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? टमाटर वाला जो ट है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ठीक है, मूर्धा होता है। और जो तरबूज वाला जो ट है उसका उच्चारण स्थान दंत होता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है, आप लोग याद रखना, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? और आपके सामने 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ये सब फेमस क्वेश्चन है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, ठीक है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। फिर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ण के कितने भेद है ना, वर्ण के कितने भेद है? तो 2 भेद है। कौन कौन से? तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब पूछा जा रहा है स्वर वर्णों की संख्या कितनी? तो 11, और व्यंजन की कितनी? तो 33। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी? तो 52। ये सब आप लोग को याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त मतलब कि 2 स्वरों से मिला हुआ, ठीक है, तो निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? ए, छोटी ई, उ या फिर अ? तो आपका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि अ और ई मिल के, ठीक है, अ और ई मिल के आपका क्या बनाता है? ए बनाता है, ठीक है, अ और ई मिल के आपका ए बनाता है। समझ में आ रहा है आपको? संयुक्त स्वर क्या होता है? 2 स्वर मिलके एक स्वर बनता है, ठीक है, तो अ और ई मिलके आपका ए बनाता है, इसलिए आपका संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन हर्ष स्वर है? तो बच्चा पार्टी आपको हर्ष स्वर पता है, हर्ष स्वर जो कि एक मात्रिक होता है, और हर्ष स्वर का संख्या जो है 4 है, ठीक है, हर्ष स्वर का संख्या 4 है, आप लोग याद रखना, और दीर्घ स्वर का संख्या 7 है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। हर्ष स्वर जो होता है एक मात्रिक होता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण में, और दीर्घ में जो होता है दुगुना समय लगता है हर्ष से, और सबसे ज्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में, ठीक है। तो हर्ष स्वर का मात्रा जो संख्या है वो 4 है, और निम्न में से हर्ष स्वर कौन सा है? तो री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण क्या हो जाएगा? अनुनासिक यानी जिसपे चंद्र बिंदु होते हैं, ठीक है, तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण क्या हो जाएगा? तो नाक और मुंह से होता है। आपका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रखना है, नाक और मुंह से, सिर्फ नाक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक स्वरों की जो उच्चारण है उसका उच्चारण जो है नाक और मुंह से होता है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में व्याकरण से पूछेगा, अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है? अक्षर जो है 2 वर्णों के मेल से बना है। कौन कौन सा है? आधा क दंती स, आधा क मूर्धन्य स, क या स, या फिर क या तलाब्य स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अक्षर जो है किन वर्णों के मेल से बना है? तो आधा क और मूर्धन्य स मिलके आपका अक्षर बनता है, ठीक है, आधा क और मूर्धन्य स मिलके आपका अक्षर बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलो नेक्स्ट है आपका, निम्न में युग्मक ध्वनि का उदाहरण क्या है? अब बच्चा पार्टी आप सभी को पता होगा युग्मक ध्वनि क्या होता है। जहां पे एक जैसे 2 व्यंजन आते हैं वो आपके युग्मक ध्वनि होते हैं, ठीक है।
तो निम्न में यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया और पूछा जा रहा है इसमें युग्मक ध्वनि कौन सा। युग्मक ध्वनि क्या होता है कि एक ही जैसे व्यंजन आपको समान व्यंजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो प्राण नहीं है, स्त्री नहीं है, कंबल नहीं है, यहाँ पे देखो न और न समान, यानी एक जैसे दो व्यंजन देखने को मिल रहे हैं ना, यानी प्रश्नता आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका देवर्षि। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा देव धन ऋषि इज इक्वल टू देव ऋषि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका चंद्रोदय। तो चंद्रोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका चंद्रधन उदय इज इक्वल टू चंद्रोदय, और आपका ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? ये आपका द है, आधा नहीं है, ठीक है, ये आपका द है। तो चंद्रधन उदय इज इक्वल टू चंद्रोदय, आप लोग याद रखना चंद्रधन उदय इज इक्वल टू चंद्रोदय, क्योंकि द्र और उ मिलके द्रो बन जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका दिक धन गज, पदों की संधि क्या हो जाएगा? तो दिक धन गज इज इक्वल टू दिग्गज, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट होगा। चलो नेक्स्ट है आपका निधन पात या निधन पाप, यानी नी के बाद क्या है? यहाँ पे देखिए नी के बाद यहाँ पे क्या है? विसर्ग है ना। तो निधन पाप इज इक्वल टू निष्पाप, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, निधन पाप इज इक्वल टू निष्पाप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखो आधा स और अ, आधा स और अ मिलके पूरा स बनता है, आधा त और य मिलके, ठीक है, आधा त बना और य और अ मिलके यहाँ पे अ बना। तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे आपका सत्य बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे आपका सत्य बन गया। आधा स और अ मिलके स, आधा य और अ मिलके य, यानी कि आपका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सत्य बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके एग्जाम में वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्द शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बुधा, अनति, निरीह या फिर द्वंद। तो निम्न में शुद्ध आपका क्या लग रहा है? बूढ़ा, बूढ़ा जो है शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पहाड़ टूट पड़ना। देखो बच्चा पार्टी, आपके एग्जाम में जो है ना मुहावरे से, विलोम शब्द से, पर्यायवाची शब्द से, इन सब से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ देखो, आप लोग ना ऑप्शन देखोगे, पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा सही है। बड़ी कोशिश करना, भारी विपत्ति आना, खूब लाभ होना, प्रसन्न होना। तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भारी विपत्ति आना, यानी बहुत मुसीबत आ जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है हथियार डाल देना। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रभाव जमना, सरासर झूठ, हार मान लेना, स्तब्ध होना। तो हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हार मान लेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर करो। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दाता, दानी, दय या फिर दाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दय, ठीक है। जो देने योग्य है उसको हम दय बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? गणतंत्र का विलोम यानी उल्टा राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र या फिर जनतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? आपका राजतंत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, राजतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तरल। तरल का विलोम क्या हो जाएगा? तरल का विलोम यानी उल्टा गरल, द्रव्य, ठोस या फिर तम। तरल पदार्थ जानते हो ना, तरल का विलोम यानी उल्टा आपका राइट हो जाएगा ठोस, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण का विलोम अवतीर्ण, अनुत्तीर्ण, अवतार या फिर अवतरित। तो उत्तीर्ण का विलोम हो जाएगा आपका अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची, मतलब वृक्ष को हम और किस नाम से जानते हैं? वृक्ष का पर्यायवाची विधि, तनुज, तरु या फिर दुहिता। वृक्ष को हम और किस नाम से जानते हैं? तो वृक्ष को हम तरु भी बोलते हैं, तरु मीन्स भी होता है वृक्ष। सर्प,
सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्प यानी होता है शार्प। तो सर्प को हम और क्या बोलते हैं? हेम, मंडली, भुजंग या फिर गिरा। तो बच्चा पार्टी बहुत ही ये फेमस है भुजंग। भुजंग मीन्स भी होता है शार्प। नेक्स्ट है स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा? यानी स्त्री को हम और क्या कहते हैं? कनक, विभु, वनिता या फिर सविता। तो बच्चा पार्टी वनिता जो है ना, वनिता, वनिता मीन्स भी होता है स्त्री। नेक्स्ट है तुम जाओ, किस वाक्य का उदाहरण है? देखो बच्चा पार्टी, आपका क्वेश्चन पूछा गया है तुम जाओ, यह जो है किस वाक्य का उदाहरण है? निषेधवाचक। निषेधवाचक क्या होता है? जिस वाक्य में आप न देखोगे ना वो निषेधवाचक होगा। प्रश्नवाचक क्या होगा? जिसमें आप प्रश्नसूचक चिन्ह देखोगे, है ना। तो तुम जाओ यानी ये आज्ञा दिया जा रहा है, यानी ये आज्ञावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है सीता भींगते हुए घर जा रही है, ये किस वाक्य का उदाहरण है? सीता जो है भींगते हुए जा रही है। तो आपको पता है ना सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होगा। संयुक्त वाक्य यानी दो सरल वाक्यों को संयोजक चिन्ह से जोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे कि और, लेकिन, ये सबसे जोड़ा जाता है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। मिश्र वाक्य एक वाक्य पे दूसरा वाक्य आश्रित होता है। तो सीता भागते हुए घर जा रही है, ये किस वाक्य का उदाहरण है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट है माया रिक्त शब्द किस समास का उदाहरण? तो बच्चा पार्टी आप लोग समास पढ़े हो, आपके एग्जाम में पूछा जाता है समास के कितने भेद? तो समास के जो है 6 भेद होते हैं, ठीक है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो यहाँ पे माया रिक्त कहने का मतलब है माया से रिक्त, है ना। माया रिक्त कहने का मतलब है माया से रिक्त, है ना। माया से रिक्त क्या होता है? माया से रिक्त। से जो है आपका विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी माया से रिक्त आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नवग्रह। नवग्रह कौन सा समास है? नए, अव्ययीभाव, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो नौ मीन्स होता है 9 यानी संख्या। जब संख्या का बात आएगा तो ये द्विगु होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछे जा रहे हैं द्वंद्व समास के उदाहरण क्या है। तो आपके एग्जाम में बच्चा पार्टी ऐसे ही समास आएंगे, आपका यहाँ पे दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, पूछा जाएगा कौन सा द्विगु समास का है, कौन सा बहुब्रीहि है, कौन सा द्वंद्व है, कौन सा तत्पुरुष है, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब होता है जो जोड़ा में आते हैं, ठीक है, जैसे हरिशंकर, पीताम्बर। पीताम्बर जो है ये आपका हो जाएगा कौन सा समास? ये आपका बहुब्रीहि होगा। पीताम्बर, राजभवन या फिर माल गोदाम। तो द्वंद्व यानी जोड़ा, तो हरिशंकर जो है जोड़ा में आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय मतलब जिसमें हम लोग विशेषण का बात करेंगे, जिसमें विशेषता का बात होगा वो आपका कर्मधारय होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे महात्मा यानी महान है जो आत्मा, यानी यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, यानी महान बताया जा रहा है, आपका महात्मा आपका कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मा। आत्मा का विशेषण क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा। आत्मा का विलोम क्या, सॉरी, आत्मा का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा का विशेषण जो है आपका आत्मीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आलस का विशेषण हो जाता है आलसी, वैसे आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मीय, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका कलंक। कलंक का विशेषण क्या होगा? कलंक का विशेषण क्या होगा? कलंके, कलंकी, कलकी या फिर कलंकित। तो कलंक का विशेषण हो जाएगा कलंकित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? मुंबई में मानसून आ गया, वह जल्दी दौड़ता है, मुझे ठंडी दूध पसंद है, राम पानी पर कूद पड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुझे ठंडी दूध पसंद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है सोमेश अपने मित्र कृष्णा के साथ दिल्ली गया है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? सोमेश जो है अपने मित्र कृष्णा के साथ दिल्ली गया है, ये आपके वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका विवेक उपन्यास पढ़ता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चा पार्टी आप सभी लोग को पता है क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म होता है,
यानी जिसमें क्या का जवाब मिल जाता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो विवेक उपन्यास पढ़ता है, विवेक पढ़ता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे विवेक पढ़ता है लेकिन क्या, उपन्यास, यानी जिसमें कर्म है, क्या का जवाब मिल जा रहा है ना, पढ़ता है लेकिन क्या, उपन्यास, क्या का जवाब मिल जा रहा है, तो ये आपका कर्म है, यानी यहाँ पे आपका सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कुछ लोग आए हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, कुछ लोग आए हैं। अब ये संख्यावाचक, आप सभी को पता है लोग जो है संख्यावाचक होते हैं। अब ये निश्चित है क्या अनिश्चित है ये पता नहीं, अगर आपके ऑप्शन में रहता है कि निश्चित या अनिश्चित तब हम बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं यानी एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है, कुछ लोग बताया जा रहा है, तब ये अनिश्चित संख्यावाचक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, ऑप्शन में बस संख्यावाचक है, निश्चित अनिश्चित का बात नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रशांत आलसी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। प्रशांत जो है आलसी लड़का है, यानी लड़के का विशेषता बताया जाए, लड़के का गुण बताया जा रहा है, इसलिए आपका ये गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है वह अपने आप चला गया, अपने आप कहने का मतलब यहाँ पे स्वयं से है। ठीक है, वह अपने आप चला गया, यहाँ पे स्वयं से है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। बच्चा पार्टी प्रश्नवाचक मतलब आप जानते हो जब प्रश्न सूचक चिन्ह रहेगा, संबंधवाचक है जब एक से दूसरा का संबंध होगा, है ना। निजवाचक और निश्चयवाचक भी आप लोग जानते हो। निजवाचक जिसमें स्वयं का बारे में बात हो, अपने के बारे में बात हो, जैसे कि वह अपने आप चला जाएगा, यानी यहाँ पे स्वयं का बात हो रहा है ना, अपने आप मतलब स्वयं का बात है, इसलिए आपका ये निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैं किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। बच्चा पार्टी आप सभी को पता है सर्वनाम के, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आप सभी को पता है ना, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के जो 6 भेद है उसमें सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है जिससे बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य पुरुष के बारे में बात हो, वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे कि मैं, ये आपका क्या हो जाएगा, मैं जो हूं आपका ये क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष, तुम क्या हो जाएगा जो सुन रहे हैं वो क्या हो जाएगा मध्यम पुरुष, और हम और आप मिलके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वे लोग के बारे में तो आपका अन्य पुरुष होगा। तो मैं यानी मेरे बारे में बात हो रहा है ना, बोलने वाले हैं, यानी ये आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नदी में पत्थर मत फेंको, यानी यहाँ पे कौन सा कारक है। तो बच्चा पार्टी आपको कारक पता होना चाहिए, कारक के टोटल 8 भेद होते हैं और 8 भेद के आपको चिन्ह मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो नदी में पत्थर मत फेंको, यानी अधिकरण कारक का चिन्ह आपको पता है ना, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। ठीक है, तो नदी में पत्थर मत फेंको, अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर है। ठीक है, तो आपका अधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है वह हैजे से मरा, यहाँ पे से है विभक्ति चिन्ह, आप सभी को पता है करण कारक का चिन्ह और आपादान कारक का चिन्ह से होता है, लेकिन अगर साधन का बात आएगा तो वो आपका करण कारक होगा, अलगाव का बात आएगा वो आपका आपादान कारक होगा। तो वह हैजे से मरा, यानी मरने का साधन क्या है, हैजा है, बीमारी है ना, तो ये आपका करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है मूर्ति का बहुवचन रूप, आप लोग जानते हो एक वचन बहुवचन, एक वचन यानी जिससे एक को संबोधित किया जाए, बहुवचन यानी जिससे अनेक को, है ना। तो मूर्ति का बहुवचन हो जाएगा यहाँ पे मूर्तियां, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वधु, वधु का बहुवचन, वधुए। ठीक है, वधु एक वचन में, अगर हम इसको बहुवचन में करेंगे तो वधुए हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठक, पाठक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पाठक जो है पुल्लिंग है और पाठक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पठकी, पाठिका, पाठकी या फिर पठिकी, तो आपका पाठक का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाठिका। ठीक है, पाठिका आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है। मान्यता, मान्यता जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, काया, काया भी स्त्रीलिंग है। निधि, निधि भी आप सभी को पता है स्त्रीलिंग है। दांत, यानी हम लोग दांत से एक वाक्य बनाओ, आप लोग का सजीव रहता है तो पहचान आसान है, लेकिन जब निर्जीव है तो इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे। दांत, मेरी दांत मजबूत है ना, हम ये नहीं बोलते मेरी दांत मजबूती है नहीं बोलते, हम बोलते मेरी दांत, मेरा जो दांत है वो मजबूत है, यानी ये आपका दांत जो है पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन स्त्रीलिंग शब्द है, पहिया, आटा, दया या फिर पैसा, तो दया आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन अशुद्ध है, 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अशुद्ध है, मतलब गलत है। ऊंचा सही है, मातृहीन सही है, निर्गुण सही है, निर्दयी आपका गलत है।
नेक्स्ट है होली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आप सभी को पता है संज्ञा के 5 भेद। जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का पता चले वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। जिससे पूरे जाति का बोध हो वो जातिवाचक, जिससे समूह का बोध हो वो समूहवाचक। ठीक है, तो आपका होली, होली से खास पर्व का बारे में बात हो रहा है। अगर सिर्फ पर्व रहता ये आपका जातिवाचक होता, लेकिन यहाँ पे स्पेशल पर्व के बारे में बात हो रहा है इसलिए आपका ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया है। जिसमें भाव का बात होगा वो आपका भाववाचक होगा। जैसे कि गुच्छा, गुच्छा आपका क्या है? समूहवाचक है। पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक है। गया जी या फिर बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो है आपका भाववाचक है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से समूहवाचक क्या हो जाएगा जो पूरे समूह को आप बोध कराए। जैसे गुच्छा, गुच्छा से पूरे समूह का बोध होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिशय। तो देखो बच्चा पार्टी, आपके एग्जाम में उपसर्ग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में उपसर्ग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के बाद लगता है। तो अतिशय यहाँ पे क्या है? अतिशय। तो शय जो है आपका मूल शब्द है, ये क्या है? अति आपका उपसर्ग है। अति क्या है? उपसर्ग है। अतिशय में शय मूल शब्द है, अति उपसर्ग है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश। प्रकाश में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के पहले लगता है। काश मूल शब्द है और प्र जो है आपका उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के पहले लगता है। काश के पहले प्र है, यानी प्र जो है आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निदान। निदान, देखो यहाँ पे निदान, निदान में उपसर्ग क्या हो जाएगा? निदान में उपसर्ग क्या हो जाएगा? दान जो है आपका मूल शब्द है, बचा क्या? नी, यानी नी आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो उपसर्ग प्रत्यय से बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, व्याकरण बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका पूजापा। पूजापा में प्रत्यय क्या होगा? तो पूजा धन आपा इज इक्वल टू पूजापा। प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है। तो पूजा धन आपा इज इक्वल टू पूजापा, यानी आपा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है गायक। गायक क्या है यहाँ पे? गायक। तो गायक में प्रत्यय क्या होता है? गायक, अक प्रत्यय है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग निकास। निकास, निकास में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द के बाद लगता है। निकास है ना, निक धन आस इज इक्वल टू निकास। आस क्या आ रहा है आपको लास्ट में? प्रत्यय पूछा जाए, निकास, आस प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में कौन विवाह गीत नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछे जा रहे हैं इन सब में से कौन से ऐसे शब्द है जो विवाह गीत नहीं है? तो गुरहट्ठी विवाह गीत है, मंदधकी विवाह गीत है, सिंदूरदान विवाह गीत है, सोहर, सोहर जो है विवाह गीत नहीं है, बच्चे जन्म लेते हैं तब ये सोहर गाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अब नहीं है ना। तो यही सब आपके इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों ने देखा ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बच्चा पार्टी आपका निबंध का बात किया जाए, ठीक है, आपका निबंध का बात किया जाए तो आपके एग्जाम में प्रिय कवि, ठीक है, प्रिय कवि पे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। प्रिय खेल, प्रिय खेल पे कर लेना। ठीक है, और प्रिय कवि पे कर लेना, प्रिय खेल पे कर लेना। ठीक है, और प्रिय पर्व पे, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है आपको? और आपके एग्जाम में जो है, आपके एग्जाम में जो है पत्र लेखन भी पूछा जाता है ना, पत्र लेखन और संवाद लेखन। ठीक है, तो संवाद लेखन यानी संवाद यानी जो आप लोग मान लो कि दो लोग हो, दो लोग बातें कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो, ठीक है, और उसी चीज़ों को आपको कॉपी पे लिखना होता है ना। तो दो मित्रों के बीच संवाद करवा देना, कोई भी टॉपिक रहता है, आसान रहता है, पत्र लिखो या फिर संवाद लिखो। ठीक है, चलिए, तो बस यही सब थे, इतने आप लोग कर लेना। ठीक है, मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय खेल और मेरे प्रिय पर्व पे आपको पता होना ही चाहिए निबंध, अगर आप लिखोगे तो। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक थे। तब तक के लिए बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। एंड आप लोग क्लास एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, बाय बाय। और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू।